गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। और टॉपिक वेन डायग्राम चल रहा था और उसी वेन डायग्राम के टॉपिक को लास्ट केस बचा हुआ है उसका, उस लास्ट केस को भी समझेंगे और आज की क्लास में उसे प्रॉपर तरीके से जानते हैं। ठीक है। और अंतिम जो केस बचा है टाइप नंबर 3 उसको भी समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। तो ये वेन डायग्राम टॉपिक बच्चों आज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस वेन डायग्राम टॉपिक को आज हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी हम शुरू कर लें, जिससे आज की क्लास भी शुरू कर लें। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए होंगे और सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन लगाए भी होंगे प्रॉपर तरीके से। टाइप नंबर 1 हुआ या टाइप नंबर 2 हुआ वेन डायग्राम का। टाइप नंबर 2 तो उससे भी आसान हो जाता है क्योंकि चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी होती हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम उसका आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है। अब जो केस चलेगा वो टाइप नंबर 3 का चलेगा। थर्ड केस कुछ लैंग्वेज वाले सवाल और बनते हैं, तो वो कैसे बनेंगे आज की इस क्लास में जानेंगे बच्चों। ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज शुरू कर लेते हैं। स्वाति, जिज्ञासा, प्रिंसी शुक्ला, लालू कुमार। सर जी कल क्लास की पीडीएफ नहीं मिला है। बेटा अभी अपलोड किया है, वो थोड़े से टेक्निकल वाले जो भैया है हमारे, वो थोड़ा सा भूल गए थे, उनको याद नहीं रहा, तो उन्होंने आज अपलोड कर दी है बच्चों को, है ना। वो आज अपलोड कर दी है उन्होंने और आप देखेंगे तो आपको डीपीपी मिल जाएगी बच्चों। ठीक है। ठीक है। डीपीपी अपलोड करा दी गई है। थोड़ा सा कल वो भूल गए थे, उन्हें याद नहीं रहा था, तो मैंने अभी चेक की तो मुझे अभी पता चला, मैंने अभी तुरंत अपलोड कराई, है ना। मोनिका कहती है वेन डायग्राम टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बेटा अगर जो टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो बेटा अच्छे से आना भी चाहिए, इसका मतलब मोनिका। ठीक है। आपको अच्छे से आना भी चाहिए। सर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाओगे? बेटा ये प्रीवियस ईयर ही चल रहे हैं सारे। मैं जितने भी सवाल आपके सामने लेके आता हूँ सारे पीवाई के क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक। प्रैक्टिस ही में बैच में आपको पीवाई के क्वेश्चन की कराता हूँ। टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस चलती है क्लास में, जितने भी क्वेश्चन आप जो हिट करते हो ना, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड वाले सवाल होते हैं। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में कुछ और आएगा, लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी आएगी। अगर आपके इन टॉपिकों से जो जो सवाल बनेंगे, जिस टाइप से भी सवाल बना, तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि बिल्कुल यही लैंग्वेज के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब आपको लगेगा कि बिल्कुल ये तो क्लास में हमने पढ़े थे प्रॉपर तरीके से। ठीक। तो प्रॉपर तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, सारे सवाल मिलने वाले हैं। कुछ मत करो, जितना मैं कराता जा रहा हूं बस उतना कवर कर लो और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, इस बुक से भी पढ़ लिया, इस बुक से भी पढ़ लिया। ठीक। इतना उल्टा सीधा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जितना कंटेंट आपको क्लास में दिया जा रहा है, अगर आपने उतना कंटेंट मैनेज कर लिया, उतना सीख गए, तो 101% आप एग्जाम फाइट कर दोगे। मैं अपने रीजनिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको फोकस करना है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ रीजनिंग से ही आप रेलवे एनटीपीसी का पेपर पास कर दोगे, ऐसा मत कर देना भाई। है आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतने कंटेंट से मेरे रीजनिंग का मैं बता रहा हूं, बाकी का तो भाई जीएस मैथ में क्या चल रहा है मुझे तो पता नहीं है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। रीजनिंग में इतना बताता हूं कि रीजनिंग आपका सॉलिड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल भी बेटा भटकने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ही सीख करते रहो, दुनिया का हर सवाल लगता रहेगा। हाँ, प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हो प्रैक्टिस। किसी भी पब्लिकेशन की पीवाई की बुक ले लो और वहां से प्रैक्टिस कर लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो बच्चों। किसी भी पब्लिकेशन की ले लो पीवाई की बुक, ठीक है, और वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्लियर बच्चों? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया? अब स्टार्ट कर ले। तो अब टॉपिक शुरू कर लेते हैं। अब बच्चों टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो कहानी चलेगी अब टाइप नंबर 3 से। कहानी चलेगी बच्चों अब टाइप नंबर 3 से।
टाइप नंबर 3 में कहानी कैसे बनेगी, अब हम वो समझते हैं। तो टाइप नंबर 3 को यहां समझते हैं। 3 से पहले एक सवाल ये कर दो, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देंगे, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सारे बच्चे इस सवाल को जल्दी से लगा दो। ये सवाल क्या कहता है, इसको जल्दी से हिट कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं या धनी हैं, लेकिन दोनों नहीं है, ये बात हमें पता करनी है। जल्दी से बता दो। मोनिका बेटा बिल्कुल मोस्ट वेलकम बच्चे। और मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि सारे बच्चे इस बार एनटीपीसी में तो झंडा गाड़ ही देना भैया, निराश मत कर देना इस बार। इस बार निराश मत करना सारे बच्चे, और एनटीपीसी के एग्जाम को इस बार फोड़ के ही आना है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, बातों में मत आना, प्रैक्टिस जरूर करते रहना, मेहनत भी करते रहना। ये नहीं कि सिर्फ क्लास पढ़ने से ही पास हो जाओगे। मैं बेटा रियलिटी बताता हूँ, मैं वो टीचर नहीं हूं जो आपसे बोल दूं कि नहीं इतना ही करते रहो, बस कुछ मत करो पास हो जाओगे। ठीक, बिना प्रैक्टिस के मत चले जाना, लगातार प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, आप 100% पास हो जाओगे। केवल एग्जाम फाइट करने का एक ही गुरु मंत्र है कि आप लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। जितना कंटेंट कराया जा रहा है वो सारे सवाल लगाते रहो, उनके साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चनों की एक बुक ले लो, वहां से सवाल लगाते रहो। बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जिन्होंने पीवाईक्यू बुक बनाई है, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बुक बना दी हैं। और पीवाईक्यू बुक हमेशा सबकी एक सी होती हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में आए होते वो सवाल होते हैं। तो किसी एक बुक से ले लो, लगातार सवालों को लगाते रहो। और मैं भी आपको इतने सारे सवाल देता रहता हूं, उनको भी लगाते रहो। 100% पास कर देंगे बेटा आप। क्लियर, इसका आंसर बता देते हैं। तो सभी को पता चल गया होगा, ये हमारे टेनिस के खिलाड़ी होंगे। ठीक, ये हमारे धनी लोग होंगे, सॉरी ये नहीं, ये हमारे धनी लोग होंगे। तो ये बच्चों हमारे तैराक होंगे, ये तैराक होंगे। तो क्या पूछ रहा, कितने टेनिस खिलाड़ी। तो टेनिस खिलाड़ी के लिए बच्चों सर्कल में आना पड़ेगा, इस सर्कल की बात हो रही है। कितने टेनिस खिलाड़ी, तो इस सर्कल में आएगा। या तो तैराक है या धनी है, या तो मतलब तैराक होने चाहिए या धनी होने चाहिए, पर दोनों नहीं होने चाहिए। तो 11 नहीं ले सकता, दोनों हैं, पर इन दोनों में आना चाहिए बेटा। तो कितने हैं टेनिस खिलाड़ी, तो कितने बनेंगे बेटा, 9। 9 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5, सबको जोड़ दो। तो 9 6 15, 15 कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन 30 हो जाएगा, खत्म सवाल। 41 नहीं होगा बेटा, 30 होगा। 11 नहीं ले सकता क्योंकि उसने एक बात बोली है, लेकिन दोनों नहीं है, दोनों नहीं हो। तो 11 तो दोनों है, तैराक भी है और धनी भी है, दोनों हो जाएगा, इसलिए 11 नहीं ले सकता। आप 10 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, और आप 9 ले लो। ये 4 लोग टेनिस खिलाड़ी भी हैं। टेनिस खिलाड़ी के साथ साथ या तो तैराक होंगे या आपके धनी होंगे। लेकिन बच्चों दोनों नहीं होंगे, लेकिन बच्चों दोनों नहीं होंगे। तो सवाल का राइट ऑप्शन 30 बन जाएगा। कर लेंगे भाई सारे बच्चे, कर लेंगे सारे बच्चे। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर। ये थोड़ी लॉजिकल टाइप बनेगी, ये लैंग्वेज वाले सवाल बनेंगे। टाइप नंबर 3, तो तीसरी टाइप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टाइप नंबर 3 क्या कहती है, अगर यही सवाल लैंग्वेज में आने लगे तो कैसे आएंगे। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपके सामने कि 50 छात्रों में, या यहां लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने, 70 छात्रों में, 70 छात्रों में, छात्रों की क्लास में, क्लास में 40 लोग, 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, और
45 लोग टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। और मैंने बोला 25 लोग दोनों गेम खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। एक सवाल दिया तो कितने लोग, कितने लोग कोई भी खेल नहीं खेलते, कोई भी खेल नहीं खेलते। मान लो ये सवाल आ गया, मान लो बच्चों ये सवाल आ गया, ठीक। तो इस सवाल को समझ लेते हैं, इस सवाल को बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल बच्चों क्या कहता है। 70 छात्रों की क्लास में 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 45 लोग टेनिस खेलते हैं, 25 लोग दोनों खेल खेलते हैं, तो कितने लोग कोई भी खेल नहीं खेलते। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है कि पहले बच्चों, हाँ मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये परसेंटेज में भी इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि 100 लोगों में से 40% लोग इंग्लिश में पास हुए, 80% लोग मैथ में पास हुए, 5% लोग दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट लोग किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो पास और फेल वाले सवाल आपने मैथ में भी पढ़े होंगे, उसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनता है। तो इसे करने का तरीका क्या होता है मैं वो बता देता हूं बच्चों। तो कभी भी बच्चों ऐसा सवाल आए तो एक बात याद रखना, ये बन गया बच्चों बच्चों दो डायग्राम, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये कॉमन वाला सी है, कॉमन वाला बच्चों सी है। तो पहले पास या खेलने वाले लोगों की संख्या पता करनी हो, खेलने वाले लोग, वाले लोग अगर इनकी संख्या पता करनी हो तो कॉन्सेप्ट बनता है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ये आपका बच्चों कॉन्सेप्ट बन जाता है और इस सवाल का यही आंसर बन जाएगा। ए और बी को जोड़ दो, ए और बी को जोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ दो और कॉमन बच्चा सी माइनस कर लो, कॉमन बच्चों सी माइनस कर लो, तो आपका एग्जैक्ट खेलने वाले निकल आते हैं, जो रियल खेलने वाले होते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आया करें इसी तरीके से कर दिया करो। सवाल में कहता है टोटल लोग कितने हैं, तो हमने बोल दिया टोटल लोग बेटा 70 थे, 70 लोग टोटल थे, जिसमें डायग्राम हमने यहां पर बना दिया, जिसमें 40 लोग क्रिकेट खेलते थे, तो 40 लोग हमने ये क्रिकेट खेलने वाले मान लिए, क्रिकेट खेलने वाले होंगे। 45 लोग टेनिस खेलते थे, 45 लोग बच्चों टेनिस खेलने वाले होंगे, टेनिस खेलने वाले होंगे बच्चों। और 25 लोग दोनों खेलते हैं, और 25 लोग बच्चों दोनों गेम खेलते हैं। तो कॉमन वाले बीच में लिख दिया करो, कॉमन वाले बच्चों बीच में लिख दिया करो, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। 70 लोग टोटल, जिसमें 45 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 45 लोग टेनिस खेलते हैं, 25 लोग दोनों गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी। तो खेलने वाले लोग होंगे ए प्लस बी माइनस सी, दोनों को जोड़कर सी कॉमन घटा दो, तो 40 प्लस 45 माइनस 25 कर दो, तो खेलने वाले लोग निकलेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी, कितना बन जाएगा बेटा 85, माइनस के 25 कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 60। तो 60 लोग तो खेलने वाले आ जाएंगे, तो खेलने वाले लोगों की संख्या 60 होगी। तो न खेलने वाले, तो न खेलने वाले लोग पूछे गए, न खेलने वाले लोग बताओ, लोग बताओ। तो टोटल कितने हैं बेटा 70, तो 70 में से खेलने वाले 60 घटा दो, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक, अगर आपसे सवाल में पूछे 60 लोग खेलने वाले हैं तो 10 लोग न खेलने वाले हैं, दोनों को जोड़ दो 70 हो जाएंगे। बच्चों दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। तो सवाल का राइट ऑप्शन 70 होगा। पॉइंट क्लियर हुआ।
सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ। अब इस बात में एक एक लैंग्वेज और समझाता हूं, थोड़ा सा डिटेल और समझ लो इसकी। अगर मैं यही इसी सवाल में ये बोलूं 45 लोग, 45 थे 40 थे, 40 25 45, 40 25 45, हमने बोला कि 40 प्लस 45 माइनस के 25 बराबर 60, 60 लोग खेलने वाले, तो 70 माइनस 60 बराबर 10 लोग नहीं खेलने वाले। तो हमने ये आंसर बना दिया, हमने बच्चों ये आंसर बना दिया। अब देखो सवाल समझना, अब सवाल को समझना बच्चों, टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, 70 थे। अगर बच्चों आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि क्रिकेट खेलने वाले लोगों की कुल संख्या बताओ, ये क्रिकेट वाले हैं और ये बच्चों आपके टेनिस वाले हैं, ये बच्चों आपके टेनिस वाले हैं। अगर बच्चों सवाल में ये पूछा जाए कि क्रिकेट खेलने वाले टोटल लोग, तो बोलेंगे 40 हैं। तो कितने हैं बच्चों, 40 हैं। और अगर बच्चों में सवाल में ये बोलूं कि ओनली क्रिकेट वाले कितने लोग हैं, ओनली क्रिकेट वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या बताओ, केवल क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो आंसर बनेगा 40 माइनस के 25 कर देना, तो वैल्यू बनेगी बेटा 15। वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 15। ठीक, 40 टोटल है क्रिकेट वाले, 40 में से कॉमन वाले घटा दो, 25 लोग तो कॉमन है जो दोनों गेम खेलते हैं, जो दोनों गेम खेलते हैं, तो 40 में से कॉमन वाले घटा दूं तो ओनली क्रिकेट वाले आ जाएंगे। ऐसी बच्चों ओनली, ओनली टेनिस वाले अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली टेनिस वाले लोग कितने होंगे, तो बेटा आंसर बनेगा 45 माइनस के 25 बराबर कितना आएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। ठीक, ओनली टेनिस वाले पूछे तो 45 माइनस 25 बराबर 20 हो जाएगा। और पूछे बेटा क्रिकेट प्लस टेनिस दोनों गेम खेलने वाले, तो आपके आंसर कितना है बेटा, 25 है। तो बीच में आपका 25 दिया हुआ है, तीनों को जोड़ दो तो बेटा 25 ही, 15 ये, 20 ये, 25 ये, तीनों को जोड़ दूंगा तो 60 हो जाते हैं। तो 60 बेटा कौन से निकल आते हैं, ये खेलने वाले। तो ये खेलने वाले बच्चे आपके निकल आते हैं, खेलने वाले लोग, खेलने वाले लोग आपके टोटल 60 बन जाते हैं। और टोटल 60 ही थे, 60 ही बच्चों सवाल में थे। क्लियर। तो अगर सवाल में कहे कि केवल क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या 15, केवल टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या 20, क्रिकेट टेनिस दोनों खेलने वालों की संख्या 25, तीनों को जोड़ दो 60 हो गए। 60 खेलने वाले तो न खेलने वाले 10, टोटल टोटल मिला के 70 हो जाते हैं। हाँ बेटा, ये सवाल मैथ में भी होंगे, ये सवाल बच्चों मैथ में भी होंगे, मैथ के परसेंटेज टॉपिक में ये आपने सवाल देखे होंगे। अमित, हाँ बेटा बिल्कुल, हर सवाल का इसी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अभी आ जाएंगे बेटा सवाल, अभी आ जाएंगे, अभी हम सवाल इनको करना और शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी आया करें आप इसी तरीके से लगा लिया करेंगे, इसी तरीके से बच्चों लगा लिया करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल और दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। एक सवाल बच्चों ये रहा, करके दिखा दो। एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार पत्र देखते हैं, 40% लोग समाचार पत्र पर पढ़ते हैं, 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी देखते हैं। तो डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार पत्र देखते हैं, ये रहा। 40% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। और 25% लोग दोनों में कॉमन थे। 25% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, दूरदर्शन भी पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन। तो पहले पढ़ने वालों के लोगों की संख्या निकाल दूं। पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है, कैसे निकलती है, a प्लस बी माइनस सी। तो 65 प्लस 40 माइनस के 25 कर लूं तो ये पढ़ने वाले लोग निकल आएंगे। तो ये हो जाएगा 105, 105 में से 25 घटा दूं तो वैल्यू बनेगी बेटा आपकी 80। तो 80% लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले निकल आए। 65 प्लस 40
105 होता है, -25 करूंगा तो बेटा 80। तो 80% पढ़ने वाले, तो न पढ़ने वाले, न पढ़ने वाले लोग पूछे हैं। कैसे निकलेंगे? टोटल होता है 100, तो 100 में से 80 घटा दो तो वैल्यू बनेगी बेटा 20। तो 20% लोग न पढ़ने वाले होंगे, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। खत्म सवाल। तो क्योंकि उसने ये पूछा है ऐसे कितने लोग होंगे जो न पढ़ने वाले हैं, न पढ़ने वाले, जो न तो दूरदर्शन समाचार पत्र देखते हैं और न ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो न पढ़ने वाले लोगों की संख्या 20 हो जाएगी और सवाल का राइट आंसर ऐसे बन जाएगा। पर प्रतिशत की बात करते हैं तो 100% पे मान के चलते हैं। मैथ में आपने सीखा होगा, यहां पर बच्चों ये प्रतिशत की जब बात करते हैं तो टोटल बच्चों का प्रतिशत 100% माना जाता है। 100% बेटा, ये 100% पे मान के करते हैं। यहां पर प्रतिशत लिखा है इसलिए 100 हमने 100%, 100 को ही 100% माना जाता है। तो टोटल जो हम मान गए 100% पे ही काउंट करते हैं बच्चों। अगर यहाँ नंबर होते तो टोटल दिया होता, अगर बच्चों यहाँ नंबर होते तो टोटल दिया होता, ठीक है। अगर टोटल दिया होगा तो उस पे काउंट करेंगे, और प्रतिशत की बात करेगा, परसेंटेज की बात करेगा, तो टोटल 100 मान के समझ लेंगे, टोटल 100 मान के बच्चों समझ लेंगे। क्लियर? एक सवाल और कर दो, एक सवाल बच्चों और कर देंगे। ये रहा सवाल। किसी क्लास में 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई, 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई तो बेटा डायग्राम यहीं फिर बना दो। 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई, इंक पेन है बच्चों। 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई, ये पेंसिल से जांची गई है बच्चों। 4 नोटबुक दोनों से जांची गई, 4 दोनों से जांची गई। तो क्लास में छात्रों की संख्या बताओ। तो छात्रों की संख्या तो कुछ नहीं करना, 14 प्लस 22 माइनस के 4 करना है। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 36 माइनस के 4 बराबर, तो टोटल कितनी जांची गई बेटा? 32। यही इसका टोटल हो जाएगा, यही बच्चों इसका टोटल हो जाएगा 32, करेक्ट आंसर। सारे पीवाई को अलग अलग मिल जाए तो अलग अलग लेना, चैप्टर वाइज। बलराम मिश्रा, अगर आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी तो पिनाइकल की बुक मिल जाएगी, चैप्टर वाइज आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो बेटा। पिनाइकल पब्लिकेशन आता है, उसकी एक चैप्टर वाइज बुक आती है रेलवे एनटीपीसी के लिए। इसमें टॉपिक वाइज सारे पीवाई के क्वेश्चन हैं, आप उस बुक को लगा लेना, वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी बच्चों। किसी बुक स्टोर पे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या किसी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हो बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों? एक सवाल और, एक सवाल बच्चों ये कर दो, इसका कोई बच्चा आंसर बताएगा? पिनाइकल पब्लिकेशन की आती है बेटा, पिनाइकल पब्लिकेशन की रेलवे एनटीपीसी के लिए एक चैप्टर वाइज बुक आती है जिसमें काफी प्रैक्टिस है, आप उस बुक को लगा सकते हो, पिनाइकल पब्लिकेशन की, ठीक है। किरण की भी आती है, पिनाइकल की भी आती है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है वो भी देते हैं,
पर पिनाइकल की लगा लेना, उसमें गलतियां थोड़ी सी कम है। उस बुक को लगा लेना जिसमें गलतियां कम हो, तो पिनाइकल की लगा सकते हो। वो रेलवे एनटीपीसी के लिए बुक है, रेलवे के लिए ही स्पेशली बुक एक आई है, आप उसको लगा लेना, वहां से आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा लगभग 400 रुपये के आसपास आएगी। ठीक है, आपका बैच 100 रुपये में मिल गया आपको, लेकिन बुक 400 की आएगी वो। हाँ, तभी तो कहता हूँ बेटा पढ़ लिया करो। उसमें काफी प्रैक्टिस है बेटा, काफी प्रैक्टिस है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो क्लास में आपको बताया जा रहा है। उस बुक को सजेस्ट करने का एक ही रीजन है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। बाकी क्लास में जितना पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ इसी में मिल जाएगा। वो एक प्रैक्टिस बुक है जिसमें पीवाई को क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें सॉल्यूशन आपको कोई सिखाया थोड़ी जाएगा, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो उस बुक में सिर्फ। क्लियर, समझ लो। 50 विद्यार्थियों की क्लास में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, तो टोटल 50 थे। 50 में 12 विद्यार्थी किसी मतलब 12 न खेलने वाले हैं, ये किसी खेल में भाग नहीं लेते, तो कितने भाग लेंगे बेटा? 38। तो भाग लेने वाले लोग 38 होंगे। ये सवाल समझ में आ गया? साफ साफ सवाल कह रहा है कि 50 लोगों में से 12 लोग ऐसे थे जो किसी भी खेल में भाग नहीं लेते, तो 38 लोग भाग लेंगे। 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो 28 बच्चों क्रिकेट खेलते हैं। 17 फुटबॉल खेलते हैं, 17 बच्चों फुटबॉल खेलते हैं, हमने ये फुटबॉल के मान लिए। थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बना दो। 28 आपके विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने क्रिकेट खेलने वाले बना दिए। 17 फुटबॉल खेलते हैं, तो हमने फुटबॉल खेलने वाले बना दिए। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले लोगों की संख्या पूछी है, तो बीच की संख्या हम x मान लें। बीच की संख्या बच्चों हम x मान लें। कॉमन लोग हमको नहीं पता थे कितने थे, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो हमने बीच की संख्या x मान ली। अगर बीच की संख्या x होगी तो कॉन्सेप्ट सभी को पता है, a प्लस बी माइनस सी लगा दो, बराबर खेलने वाले लोग निकल आएंगे। तो खेलने वाले लोगों को निकाल लेते हैं बेटा। a प्लस बी माइनस सी, तो 28 प्लस 17 माइनस x बराबर खेलने वाले लोग कितने हैं? 38। 50 मत कर देना, 12 लोग नहीं खेलने वाले हैं, तो 12 घटा के 38 लोग खेलने वाले आ जाते हैं। तो इक्वेशन ये बनेगी, a प्लस बी माइनस सी माइनस एक्स करूंगा तो 38 आ जाएगा। तो 28 और 17 कितना हो जाएगा? 8 7 15 के 5, एक कैरी गया, 3 और 1 4, 45 माइनस के 38 बराबर x हो जाएगा। बराबर x उधर पहुंच गया, 38 इधर आ गया, तो 45 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? x का मान 7 बचेगा। इसका मतलब कॉमन वैल्यू 7 हो जाएगी। सवाल का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब x का मान ये 7 आ जाएगा, तो कॉमन लोगों की संख्या जो दोनों गेम खेलते हैं वो 7 हो जाएगी। और एग्जैक्ट आंसर बच्चों इस सवाल का जो बनेगा वो 7 बन जाएगा। 17 कौन बता रहा है बेटा? गलत है, 17 नहीं आएगा, 7 आएगा, ओनली 7। लालू कुमार बेटा पढ़ लो पहले, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? कर लेंगे भाई, सीधी सी बात, क्या दिक्कत आ रही है इस सवाल में, है ना? देखना इधर, अलग से कर देता हूं। लोग टोटल 50 लोग थे, 50 में 12 लोग नहीं खेलते, तो कितने लोग खेलते हैं बेटा? 38 लोग खेलते हैं। इन 38 लोगों का जब कंपेयर किया गया तो उसने ये बोला कि क्रिकेट खेलने वाले 28 थे और फुटबॉल खेलने वाले 17 थे। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं बेटा? 28 हैं, और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों कितने हैं? 17 हैं। कॉमन वाले नहीं पता, हमने एक्स मान लिए। तो क्या करना है? a प्लस बी माइनस सी, तो दोनों को जोड़कर अलग अलग कॉमन वाले घटा दो, तो खेलने वाले 38 निकल आएंगे। तो यहां से बेटा ये हो जाएगा 45 माइनस का 38 बराबर x हो जाएगा। तो x का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 लोग दोनों गेम खेलते हैं, तो ये कॉमन वाली वैल्यू 7 हो जाएगी। सवाल ये बन जाएगा। क्लियर? अगर पूछे
केवल क्रिकेट खेलने वाले तो 28 माइनस 7 कर देना, 21 हो जाएंगे। केवल फुटबॉल वाले 17 माइनस 7 कर देंगे, 10 बच जाएंगे। ऐसे करके आंसर बना लेंगे बच्चों। ठीक है, एक सवाल और देख लो, एक सवाल और समझ लेंगे। ये रहा सवाल, इस सवाल का राइट आंसर, 50 छात्रों की एक क्लास में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं, 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र कोई खेल नहीं खेलते। तो उन छात्रों की संख्या बताओ जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 50 में से 12 लोग नहीं खेलेंगे तो 38 लोग खेलने वाले हो जाएंगे ना। 38 वहां से आ गया है, 50 में से 12 लोग नहीं खेलने वाले थे। वैसा ही एक सवाल ये रहा, जल्दी से कर दो। कितना आएगा? 50 छात्रों की क्लास में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं, तो टोटल 50 हैं बच्चों, टोटल 50 हैं। जिसमें सवाल जो कह रहा था, ये कह रहा था 25 छात्र हॉकी खेलते हैं, तो 25 तो बच्चों हॉकी खेलेंगे। 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो 30 छात्र बच्चों फुटबॉल खेलेंगे। और 8 छात्र कोई गेम नहीं खेलता, 8 कोई छात्र नहीं खेलते। देखो 8 छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो न खेलने वाले लोगों की संख्या 8 है। तो 50 में से अगर 8 घटा दूं तो 42 लोग खेलने वाले हैं। 42 लोग ये खेलने वाले होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते, 25 हॉकी खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र जो थे वो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो 50 में से 8 कम कर दूंगा तो 42 खेलने वाले आएंगे। कॉमन वैल्यू x मान लो और सवाल कर देंगे। तो उन छात्रों की संख्या बताओ जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही होगा, 25 a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 42 हो जाएगा, बराबर बच्चों 42 आ जाएगा। a प्लस बी माइनस सी, माइनस कॉमन वाली वैल्यू हमने बाहर x घटा दी, तो 42 खेलने वाले निकल आएंगे। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा? 55 माइनस के 42 बराबर x होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 13। x का मान बच्चों 13 होगा और सवाल का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, कर लेंगे सारे बच्चे। अब तो हो जाने चाहिए बच्चों सारे सवाल, अब तो प्रॉपर तरीके से सारे सवाल बच्चों बन जाने चाहिए। एक इससे और देख लो, 110 छात्रों के एक समूह में 30 छात्रों ने 2 खेलों में बैडमिंटन और शतरंज में भाग नहीं लिया। बैडमिंटन में 45 और 61, शतरंज में 61 लोगों ने भाग लिया, तो कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया? अच्छा सवाल है, कर दो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कर दो। नहीं बेटा, प्रिया बच्चे नहीं है। बेटा शॉर्ट तो है ही है, इससे क्या शॉर्ट करोगे हैं? डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं, और क्या चाहिए बच्चों? जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर। कितना साइड से खड़ा हूं? पूरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, पूरा क्वेश्चन बेटा आपको दिखाई दे रहा है।
कर दो। 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने दो खेल बैडमिंटन और शतरंज में किसी में भाग नहीं लिया, तो 23 लोग बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ने में बिल्कुल भी भाग, खेलने में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। तो 110 में से, अब देखना बेटा, 110 में से अगर 23 लोग माइनस कर दूं तो 87 लोग ऐसे होंगे जो आपके किसी न किसी खेल में भाग लेंगे। होंगे नहीं होंगे भाई? 110 छात्रों के एक समूह में तो टोटल 110 थे, 23 छात्रों ने दोनों खेलों में से शतरंज किसी में भी भाग नहीं लिया, तो न तो वो शतरंज खेलते हैं ना बैडमिंटन खेलते हैं। तो 23 लोग घटा दो, तो 110 में से 23 घटा दो, 87 लोगों ने कोई ना कोई खेल खेलते होंगे। अब इस 87 लोगों पे कंपेयर हुआ है, सवाल को पढ़ लेते हैं। अब कहता है बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 ने भाग लिया, तो 45 तो बैडमिंटन के हो गए और 61 आपके शतरंज के हो गए, चेस के बच्चों। कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया? केवल का मतलब होता है ओनली, ओनली बैडमिंटन के पूछे हैं, तो कॉमन वाली वैल्यू एक्स मान लो, कॉमन वाली वैल्यू बेटा एक्स मान लो। तो इस सवाल को पहले सॉल्व कर लो। तो 45 प्लस 61, 45 प्लस 61 माइनस एक्स बराबर 87 होगा, माइनस एक्स बराबर बच्चों 87 होगा। ए प्लस बी माइनस सी कॉमन घटा दूं तो खेलने वाले निकल आएंगे, और खेलने वाले लोग कितने सवाल में? 87, 87, क्योंकि 110 टोटल थे, 23 नहीं खेलने वाले घटा दिए तो 87 बचे। दोनों को जोड़ दो, 6 बजेगा, 6 और 4 10, 106 बनेगा, माइनस के 87 करूंगा तो बराबर x आ जाएगा। यहां से x का मान निकाल दो बेटा, कितना आएगा? 6 ये 13 ये 19 बनेगा। तो x का मान बच्चों यहां कितना आ गया? 19। तो 19 लोग ऐसे होंगे जो आपके दोनों में कॉमन होंगे, 19 लोग ऐसे होंगे जो बच्चों दोनों में कॉमन होंगे। तो अगर ये सवाल पूछता कि दोनों खेल खेलने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो 19। सवाल में क्या पूछा है? कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया? ओनली बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पूछी गई है। ओनली बैडमिंटन में कितने लोगों ने? तो 45 माइनस 19 कर दो, 45 माइनस के 19 कर देंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो 26 बनेगी, 26 यही बनेगी। 15 में से 9 गया, 6 बचा, 3 में से 1 गया बेटा, 2 बचा। तो यही इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों 26 होगा और सवाल का राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। खत्म सवाल। मस्त सवाल था। कभी कभी लॉजिकल जब सवाल देखने को मिलते हैं बच्चों, तो आपके एग्जाम में बच्चों ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक बच्चों, तो कभी कभी लॉजिकल जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो बच्चों वहां पर ऐसे सवाल देखे जा सकते हैं, और ऐसे सवाल बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, राकेश कुमार कहते हैं सर मेरा एएलपी के एग्जाम में 15 में 25 में से 24 बना के आया हूँ। ओके, बहुत सुंदर बेटा। कैसा पेपर आया था एएलपी का? राकेश कुमार, एएलपी के पेपर का अनुभव बताएं, किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल बने थे। बाकी के बच्चे थोड़े से कमेंट कम करें, मैं आपको और डिटेल बताता हूं कि रेलवे कैसे सवाल पूछ रहा है। एक बच्चा पेपर दे के आया है एएलपी का, तो बच्चे एएलपी के पेपर एग्जाम में रीजनिंग का क्या लेवल था, किस किस टॉपिक से सवाल बन रहे थे, एक बार बताएंगे। बाकी के बच्चे अगर कमेंट कम करेंगे तो मैं उस बच्चे से बात कर पाऊंगा। सारे बच्चे सुनो, सवाल रेलवे कैसे पूछ रहा है आजकल के, तो यहां से आपको आइडिया लगेगा। ठीक, आइडिया लगेगा कि किस लेवल के सवाल पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछ रहा है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम अभी होना है हमारा आसपास। राकेश बच्चे जिसने अभी एएलपी का पेपर दे के आया है, जो भी बच्चा इस बैच से, तो रीजनिंग का अनुभव बताएंगे, रीजनिंग कैसी रही, कैसा लेवल आया, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए, कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश करें। टाइम टेकिंग थे, एक बच्चा कह रहा है रियाज अहमद टाइम टेकिंग थे। बेटा बिल्कुल, टाइम टेकिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी हल्की सी प्रैक्टिस कम रह जाती है, तब हमको ये लगता है कि टाइम टेकिंग सवाल थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम ज्यादा करने लगते हैं तो वही सवाल हमारे स्पीड से हो जाते हैं। ठीक है, राकेश आपका मैसेज नहीं आ रहा बच्चों, जल्दी बताओ।
एएलपी का अनुभव कैसा था? राकेश कहते हैं सर 2 स्लॉक के थे, 2 सिटिंग के अरेंजमेंट के थे, 2 कोडिंग डिकोडिंग के थे, 3 मिसलेनियस के थे। बहुत सुंदर बच्चे, समझ लो सारे बच्चे 2 स्लॉक टॉपिक से आए हैं, साइलोजिज्म टॉपिक से, 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए, 3 मिसलेनियस के सवाल आए। 2 से 3 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से बने हैं, रेहांश कहता है। ठीक बेटा, बहुत सुंदर बच्चे। तो वही टॉपिक हैं गिने चुने, इन्हीं से सारे सवाल बनते हैं, वही टॉपिक होते हैं हमारे सारे, और ये सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे और आप प्रॉपर तरीके से बेटा कर लेंगे सर। ठीक, तो जो बच्चे एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं उन बच्चों से मैं कहूंगा कि जो एएलपी के एग्जाम चल रहे हैं उन बच्चों के टच में रहो, वहां से पूछते रहो किस लेवल के सवाल बन रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। मोहित कहते हैं नोएडा से सर मैंने आरआरबी कांस्टेबल का पेपर दिया था, 25 इज राइट। 25 सही है, बहुत सुंदर बच्चे। तो रीजनिंग में कुछ फायदा मिला बच्चों आपको? एएलपी का एग्जाम जब देखे आए हो तो आपको लगा कि जो हमने क्लास में पढ़ा था वो क्लास आपके एग्जाम में मिला? कुछ तो मिला होगा बच्चों, है ना? तो जो आपने क्लास में पढ़ा होगा उससे लग तो रहा होगा कि हम सब क्लास में यही सब सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यही सब सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राकेश कुमार कहते हैं आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एग्जाम में मिल रहा होगा प्रॉपर। इस बात की बेटा मेरी गारंटी रहती है कि जितना भी कंटेंट देता हूं, जितना भी आपको डिलीवर करता हूं कंटेंट, ये 101% एग्जाम में आता है। मैं कुछ भी फालतू चीजें नहीं कराता हूं, इसलिए रीजनिंग विशेषज्ञ मुझे कहा जाता है। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें मिलेंगी, एक एक सवाल को फंसा दूंगा आपके एग्जाम में, टेंशन फ्री रहो। कोई बात नहीं, कैलेंडर कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, कभी आ जाता है कभी नहीं आ जाता बेटा, ठीक है? ठीक, अब मैथ तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा, है ना? मैथ तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। उसी टाइप के ही आते हैं बच्चों, जो क्लास में जैसे मान लो ये सवाल करा दिया तो ये सवाल थोड़ी एग्जाम में आ जाएगा, इस टाइप के सवाल आएंगे, मेरा कहने का मतलब ये होता है बच्चों। तो ये तो पता, बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? एक सवाल और कर लेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसको टॉपिक को बच्चों कंप्लीट करते हैं। एक सवाल बच्चों और कर दो, आपको सवाल करना है इस सवाल का राइट ऑप्शन। इस सवाल का बच्चों राइट ऑप्शन क्या होगा? एक क्लास में 60-80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? बता दो बेटा इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल का जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा? एक क्लास में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर, 80 विद्यार्थी बेटा कंप्यूटर में, 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं बच्चों। तो ये दोनों वाले हैं, 80 बेटा कॉमन है, ये है 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान, 100 कंप्यूटर साइंस थे और 20 इलेक्ट्रॉन, 120 हमारे कैसे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक, ये पढ़ते हैं। 20 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं? तो पहले पढ़ने वाले लोगों की संख्या पता कर लो। तो a प्लस बी माइनस सी, तो 100 प्लस 120 माइनस के 80 कर दूं तो पढ़ने वाले निकल आएंगे, तो ये 220 हो जाएगा। 220 में से 80 माइनस कर दूंगा
220 में से बेटा 80 माइनस कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? ये वैल्यू बचेगी बेटा आपकी, 20 इधर घटा दूं तो 140, 140 बचेगी, 140 लोग। पर 140 हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, पर हमें 140 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। सवाल तो कुछ और पूछ रहा है, ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, ये वाली बात पूछी गई है, केवल कंप्यूटर विज्ञान। तो ओनली कंप्यूटर पढ़ने वाले लोगों की संख्या निकाल दो, तो ओनली कंप्यूटर निकालने वाले हो जाएंगे 100 टोटल, 80 कॉमन वाले माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों? 20। और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, वैल्यू बच्चों 20 बनेगी। करेक्ट ऑप्शन डी लगा देंगे, खत्म सवाल, पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेटा, वो मैंने पढ़ नहीं पाया था क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसलिए भी डायरेक्ट निकालने चला गया। आपको डायरेक्ट टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल की कोई जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट सवाल को यहां से बना सकते हैं। मोहित नोएडा से, फिर कैसे लगा बेटा? आपका मन कैसे चेंज हो गया है? मन कैसे चेंज हो गया मोहित बच्चे? अक्की तोमर कहते हैं सर गोली ना मार दें कोई स्टूडेंट ये बोल कर कि समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, सब अपने ही प्यारे बच्चे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी दोबारा समझा दिया जाएगा, तो भी दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है? कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे सारे बच्चे। राकेश कुमार बेटा मेरा रीजनिंग फाउंडेशन क्लास बेटा अभी जो बैच शुरू हुआ है रीजनिंग 2.0 बैच, ये वाला जो बैच है बच्चों ये होगा। अगर कोई भी बच्चा अगर रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाना। शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है जिसमें रीजनिंग का विशाल भंडार चलता है ना। बहुत सारे बच्चे इस बैच के हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, और 8 बजे बैच कर दिया है मैंने वो। तो रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हो अगर मुझसे आप स्पेशली रीजनिंग पढ़ना चाहते हो। वो रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम रीजनिंग के समुद्र में जाके डुबकी लगाते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना पानी का समुद्र, एक होती है नहर तालाब, एक होता है पानी का समुद्र। तो पानी का वो समुद्र है, रीजनिंग का वो समुद्र है रीजनिंग 2.0 बैच, उसमें डुबकी लगाया करेंगे डायरेक्ट जा जाके, है ना। तो मस्त क्लास चलते हैं, क्लास बस मस्त कंटेंट के साथ पढ़ते हैं उसमें। तो वो बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है उसमें ए टू जेड सब कुछ कराया जाएगा, ए टू जेड बच्चों सब कुछ कराया जाएगा। तो मैंने सभी बच्चों से स्पेशली इस बैच में बोला भी था कि सारे मेरे भाई, सारे दोस्त, छोटे भाई बहन हैं सारे मेरे, वो सारे बच्चे उस बैच में जरूर आ जाना, क्योंकि उस बैच में बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि वहां पर आप मुझे फीस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, फीस का कोई मैटर नहीं है, मैटर है कुछ ना कुछ सीखने की। तो जब मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो जो अच्छे बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अच्छे बच्चे उस बैच में हों और वो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो उसे सीखें, क्योंकि ये सब चीजें बहुत रेयर केस में आप ढूंढोगे तब जाके मिलेंगी। वो कंटेंट में उस बैच में आपको दे देता हूं, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे, जितनी रीजनिंग होती है उतनी रीजनिंग पढ़ेंगे और हर टॉपिक को आसान बना लेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं इस वाले बैच में वो, या जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखते हैं बच्चे वो भी, सारे बच्चे रीजनिंग 2.0 बैच को ज्वाइन कर लेना। क्लासें उसकी शुरू हो चुकी हैं, 2-3 क्लासें ही हुई हैं उसकी, बिल्कुल नया बैच है। तो उस फाउंडेशन बैच को पूरा जरूर पढ़ लेना, जिससे आपका रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आज थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा ना, आज थोड़ा सा बच्चों यहीं तक रखते हैं। तो ये वेन डायग्राम टॉपिक बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है। ये वाला सवाल आपको मैं HW में दे देता हूँ, ये बच्चों लगा लेना, ये HW सवाल हो जाएगा, और ये वेन डायग्राम टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो वेन डायग्राम टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से बच्चों यहाँ पर डायग्राम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब मैं इसको PDF आपको दे दूंगा, इसके साथ साथ DPP आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। उसके बाद मेरा एक टेस्ट मिलेगा आपको, टॉपिक टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, टॉपिक टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, और एक आपको बेटा प्रैक्टिस सीट मिलेगी, इसकी प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी बच्चों। इतनी सीट आज आपको मिलेंगी, ये चारों सीट बच्चों आपको मिल जाएंगी। सारे बच्चे क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक। कल क्या इसका डाउट सेशन रखें, या इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, नया टॉपिक शुरू कर लें? इतना टफ तो है नहीं ये टॉपिक जो परेशान करेगा। इस बैच में बेटा NTPC स्पेशल कराया जाएगा, फाउंडेशन में पूरी रीजनिंग कराई जाएगी, ठीक है। अबे बेटा ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है।
तो कल न्यू टॉपिक करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं जो डाउट में आपको परेशान करेगा। तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कल नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसकी डाउट क्लास में इतनी कुछ है नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, आप आसानी से कर भी सकते हो। तो कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।